अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और अडियाला जेल से 9 मई के एहतजाज के हवाले से इमरान खान का एतराफ़ी बयान सामने आने के बाद हुकूमती इत्तेहाद इमरान खान के खिलाफ बयानिया बना रहा है और 9 मई पर माफ़ी मांगने का मुतालबा दोहरा रहा है। PTI को इंतिशारी टोला करार दे रहा है, जबकि PTI की क़यादत आज से अलामती भूख हड़ताल पर चली गई और अपने मुतालबात सामने रख दिए। साथ ही तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक दफ़ा फिर से कार्रवाइयों में तेज़ी आ गई है। कल पुलिस और FIA ने PTI के मरकजी सेक्रेटेरिएट में डिजिटल मीडिया सेल पर छापा मारते हुए पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें आज अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया है। और आज इसी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA और पुलिस हुक्काम की सख्त सरजनिश भी कर दी है। जबकि कल FIA और पुलिस के छापे के बाद आज मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद की जानिब से तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर सील कर दिया गया है। इस हवाले से सामने आने वाले नोटिस के मुताबिक इमारत में फायर एंड लाइफ सेफ्टी के इंतजाम नहीं किए गए हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि इस नोटिस में कल की तारीख दर्ज है, लेकिन सेफ्टी इंतजाम से मुतालिक हिदायत पर अमल करने के लिए PTI को वक्त दिए बगैर आज ही मरकजी दफ्तर सील कर दिया गया। मगर इस पूरी सूरत हाल के दौरान हुकूमत इमरान खान के 9 मई से मुतालिक बयान पर बयानिया बना रही है। इमरान खान ने कल अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा था कि 14 मार्च 2023 को मेरे घर जमान पार्क पर पुलिस और रेंजर्स ने हमला किया। मेरे बुकला ने यकीन दहानी करा दी थी कि हम शामिल तफ्तीश भी होंगे और गिरफ्तारी भी देंगे। 18 मार्च 2023 को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर भी पुलिस ने मुझ पर धावा बोला। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर और बाहर शेलिंग की गई। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। अपनी गिरफ्तारी से कबल GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। इस एतराफ़ पर रद्दअमल देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अपने बयान में कहा कि तहरीक इंतशार के सरगना ने 9 मई वाक़े में सहूलतकारी और मनसूबा साजी का एतराफ़ कर ही लिया। जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने तफसीली बयान में कहा है बिलाखिर 9 मई के मास्टरमाइंड ने मनसूबा बंदी का एतराफ़ गुनाह कर लिया। 9 मई के मुजरिम ने मनसूबा साजी और सहूलतकारी का एतराफ़ कर लिया। ये जमात नहीं, इंतिशारी टोला है। इंतिशारी टोले का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुंचाना है। जमान पार्क दहशत गर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। जमान पार्क से पेट्रोल बम बनाने और रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। 4 माह टांग पर प्लस्तर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई की मनसूबाबंदी की गई। मरियम नवाज ने कहा कि यह कैसा पुरअमन एहतजाज था कि जिसमें 200 से ज़ायद फौजी तंसीबात पर हमले हुए, एयरफोर्स के तैयारों को आग लगाई गई, कोर कमांडर्स हाउस जलाया गया, शोहदा की यादगारों की तौहीन की गई, पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने और IMF को खत लिखना इस बड़ी साजिश का हिस्सा हैं। साइफर लहराने की साजिश और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती इस बड़ी साजिश का हिस्सा हैं। शवाहिद और सबूतों की मौजूदगी में आइन और कानून पर अमल किया जाना चाहिए। शरपसंद इंतिशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुल्की सलामती और कौमी मफादात का तकाजा है। मरियम नवाज ने कहा कि ये वही साजिशी गिरोह है जिसने दोस्त ममालिक को पाकिस्तान से दूर किया। दोस्त ममालिक की क़यादत के खिलाफ बदजुबानी की गई। इस जमात ने अपने धरने से चीन के सदर का दौरा नहीं होने दिया। इस जमात ने 2014 में पार्लियामेंट, PTV और वजीर आजम हाउस पर हमले किए। इस जमात ने पुलिस के सर फाड़े, सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर गंदे कपड़े धोए। इस जमात ने डी चौक में कब्रें खोदी। पीपल्स पार्टी ने भी इमरान खान के बयान पर रद्दअमल दिया है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान के बयान के मुताबिक इमरान खान ने बिलाखिर ये भी मान लिया कि GHQ के सामने एहतजाज की कॉल उन्होंने दी थी। ये एतराफ़ जुर्म नहीं तो क्या है। वो मुसलसल पुरतशद्दुद एहतजाज का जिम्मेदार इदारों और हुकूमत को ठहराया करते थे। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने हसास इदारों को निशाना बनाया। इदारों और शोहदा पर हमले की कॉल देने का एतराफ़ काफ़ी नहीं है। इमरान खान को अपने जुर्म पर माफ़ी मांगनी चाहिए। शेरी रहमान के बयान के मुताबिक माजी में किसी भी लीडर को जेल से वीडियो लिंक और इंटरव्यू की सहूलतें नहीं मिली। क्या इमरान खान माजी में अपनी फस्तायत भूल गए हैं? मुखालफिन की जेलों से सहूलियात छीनने वाले आज अपने लिए सहूलतें मांग रहे हैं। आज जेल में इमरान खान को हर सहूलत मैसर है। हुकूमत इमरान खान के बयान को 9 मई को होने वाले मुबैना जराइम के एतराफ़ के तौर पर देख रही है। जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा सद कैसर ने मेज़बान काशिफ अब्बासी के शो में इमरान खान के बयान की तरदीद करते हुए कहा कि जो मीडिया में आया है इमरान खान ने वो नहीं कहा है। 9 मई से पहले पार्टी में किसी सतह पर ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ था कि GHQ के बाहर एहतजाज करना। आज भी इमरान खान साहब ने ये बात कही है शायद वो ढिलाई होगी है। उधर से हमारे आए इसने बिल्कुल गलत जो मीडिया में आया उसने नहीं कहे। मैं फिर बता दूं कि क्या बात डिनाई हो गई। आप ये कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब से मंसूब बयान चल रहा था कि मैंने GHQ आने की कॉल दी थी, लोगों को पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। आप कह रहे हैं कि वो ऐसी बात नहीं की। अभी हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो जो वहां की लायर मौजूद थे उसने उसको डिनाई किया कि इस किस्म की बात नहीं हुई, ये गलत मीडिया में जो है ना वो आ रहा है। हमारा रिपोर्टर जो अभी बात हुई है रिपोर्टर से
जो मौजूद थे उस वक्त अदालत में, उन्होंने कहा खान साहब ने ये बात कही। बार हम डिनाई कर रहे हैं, किसी किस्म का इस किस्म का डिसीजन नहीं। किसी की इंडिविजुअल सोच हो सकती है, मैं कोई और सोच सकता है, कोई कलेक्टिव डिसीजन नहीं हुआ। क्योंकि देखो, मैं तमाम जितनी भी पॉलिटिकल कमेटी में इसका मेंबर हूँ, तमाम जितने पार्लिमानी, मतलब जो पार्टी में चीजें होती है सबका मैं मेंबर हूँ। किसी फोरम पे ये डिसीजन नहीं हुई उधर जाना। जी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार, जिन्होंने कल इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात की थी, उनसे सवाल जवाब किए थे, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की थी कि इमरान खान ने एतराफ़ किया है 9 मई के हवाले से, GHQ के बाहर एहतजाज के हवाले से, मगर असद कैसर इमरान खान के बयान की तरदीद कर रहे थे। मगर आज अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने जहाँ ये कहा कि इमरान खान के एतराफ़ी बयान से मुताल्लिक बातें गलत हैं, वहीं सलमान अकरम राजा ने तस्लीम किया कि पार्टी में GHQ जैसे मकामात पर पुरअमन एहतजाज का फैसला हुआ था। उन्होंने 9 मई के हवाले से किसी बात का कोई एतराफ़ नहीं किया। ये उनका पहले से मौक़िफ़ मौजूद है कि जब 14 मार्च को ज़मान पार्क उनके घर पर हमला हुआ, उसके बाद उन पर हमला किया गया जुडिशल कॉम्प्लेक्स में 18 मार्च को, तो हमला आवरों में रेंजर्स और ISI के लोग शामिल थे। उसके बाद पार्टी में ये फैसला हुआ कि अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई, अगर पुलिस के मामलात में रेंजर्स या ISI या किसी और इदारे ने जिसका ताल्लुक नहीं बनता मुदाखलत की, तो फिर एहतजाज होगा, पुरअमन एहतजाज होगा, और एहतजाज वहाँ होगा जहाँ होना चाहिए, वो GHQ हो या कोई और दफ्तर हो। एहतजाज होगा, लेकिन किसी गमले को, किसी पत्ते को भी नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। ये एक मुत्तफ़िक़ा राय थी। जो कुछ 9 मई को हुआ, हम कहते हैं उसकी शफाफ इंक्वायरी कराई जाए। यानी इमरान खान से मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा असद कैसर के मौक़िफ़ के बरखिलाफ मौक़िफ़ दे रहे हैं, और जहां इमरान खान के एतराफ़ी बयान के बाद 9 मई की बहस दोबारा छिड़ गई है, तो वहीं तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद शिद्दत के साथ शुरू हो गया है। कल PTI के मरकजी दफ्तर पर छापे के बाद से तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ़ हसन गिरफ्तार हैं, और आज जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उन्हें 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया है। FIA और इस्लामाबाद पुलिस ने कल PTI के मरकजी सेक्रेटेरिएट में कायम डिजिटल मीडिया सेल पर छापा मारकर रऊफ़ हसन और दीगर अफराद को गिरफ्तार कर लिया था और उन पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा चलाने का इल्ज़ाम आयद किया था। इंस्पेक्टर CTD की मुद्दत में दर्ज FIR के मुताबिक PTI के सेक्रेटेरिएट के अंदर बाकायदा रऊफ़ हसन की सरबराही में एक सेल काम कर रहा है, जो रोज़ाना की बुनियाद पर रऊफ़ हसन से हिदायत लेता है और उन्हीं हिदायत के ऊपर पाकिस्तान और बैरून मुल्क से मुहिम चलाते हैं, ताकि अवाम, रियासत और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी हो जाए और मुल्क के अंदर इंतशार पैदा हो सके। इस सिलसिले में जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए जाते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर इंटरनेट पर तहरीक चलाई जाती है, ताकि बगावत का माहौल पैदा किया जा सके। FIR के मतन के मुताबिक मज़कूरा इल्ज़ामात रऊफ़ हसन और दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ पीका एक्ट 2016 की दफ़ा 9, 10 और 11 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आज रऊफ़ हसन और PTI के दीगर गिरफ्तार कारकुनों को इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किया गया, जहां समाअत के दौरान PTI के रहनुमा और वकील सफ़ाई लतीफ़ खोसा ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि डिजिटल दहशतगर्दी का एक नया लफ्ज़ मुतारिफ़ करा दिया गया है। डिजिटल दहशतगर्दी का लफ्ज़ अब तहरीक इंसाफ पर मुसल्लत करने लगे हैं। अब रऊफ़ हसन को डिजिटल दहशतगर्दी में मुलविस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से आज PTI की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी समाअत हुई है, जहाँ चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने हुक्काम की सख्त सरजनिश की है। दौरान समाअत जब FIA हुकाम ने अदालत को बताया कि मुकदमे में नामजद अफराद के सिवा दीगर कारकुनों को ज़ाती मचलकों पर जोड़ दिया गया है, तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आपने लोगों को उठाकर 10 घंटे बाद छोड़ दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मुकदमे में नामालूम लोग भी थे, इसलिए दीगर लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप किस कानून के तहत इस तरह किसी शख्स को गिरफ्तार कर सकते हैं? क्या आप किसी सबूत के बगैर किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर सकते हैं? क्या PTI सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाना लाजिम था? क्या उस दफ्तर में मौजूद होना कोई जुर्म है? अगर अली बुखारी एडवोकेट वहाँ मौजूद होते तो क्या उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता? इस पर PTI के वकील अली बुखारी ने बताया कि पार्टी सेक्रेटेरिएट से वाटर डिस्पेंसर भी उठाकर ले गए हैं। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या पानी पीना था? 32 लोगों को वहाँ से उठा लिया गया। क्या आपको वो सब मतलूब थे? आपने किसी को गिरफ्तार करना है तो शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करना है, आपने सिर्फ वहाँ मौजूदगी की बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया। ये तो इनकी बदकिस्मती है। सेक्रेटेरिएट के बाहर कोई किसी का इंतजार कर रहा होता तो क्या उसे भी गिरफ्तार कर लेते? क्या तमाम 32 लोगों की गिरफ्तारी डाली गई थी? इधर उधर की बात ना करें, सब कुछ ठीक चल रहा है, ब्लड प्रेशर क्यों हाई कर रहे हैं? अगर गिरफ्तारी नहीं डाली तो 32 लोगों को 10 घंटे कैसे वहां रखा? क्या ये अगवा नहीं है? मैं अगर अदालत के दरवाजे बंद कर दूं और किसी ऑर्डर के बगैर आपको बाहर ना जाने दूं
तो क्या ये अगवा नहीं है? उठाए गए तमाम लोगों को गैर कानूनी हिरासत में रखा गया है ना। अगर गैर कानूनी हिरासत में रखा गया है तो फिर इसके क्या नताइज होंगे? कल मैं सड़क पर जा रहा हूँ तो क्या पुलिस मुझे भी उठा कर ले जाएगी? कोई कानून कायदा देखा करें। इसी मवाद के ऊपर ट्रायल चलते हैं। अदालत ने रिमांड दिए कि आप बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हम तो पकड़ते हैं, लेकिन अदालतें छोड़ देती हैं। आपने किसी की चीज़ अपने पास रख ली, कोई पता नहीं कि किस कानून के तहत रखी। क्या FIA के पास कोई वकील है? क्या उनसे मशवरा लिया गया था? अगर वकील ने मशवरा दिया हो तो मैं उसका लाइसेंस तो मनसूख कर दूँ ना। चीफ जस्टिस ने FIA हुकाम से मुकालमा किया कि आपको पता है कि किसी की प्रॉपर्टी अपने पास रख लेना चोरी है। जिन लोगों की जो चीज़ें हैं उनको वापस करें, कोई कायदा कानून देखें। क्या आपको कानून का पता नहीं है? अब मामला मेरे सामने आ गया है तो इस पर कुछ ऑर्डर तो लिखूंगा। पुलिस और FIA की तारीफ तो करने से रहा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये पुलिस स्टेट बन गई है, जो दिल चाहता है कर लेते हैं। पुलिस स्टेट यही होती है ना कि कोई काम कानून कायदे के तहत ना करें। क्या मैं लिखवा दूँ कि चोरी का मुकदमा दर्ज करवा दिया जाए? जो अदालती फैसलों के हवाले देते हैं दे दें, मैं ऑर्डर लिखूंगा। इसके बाद समाअत मुलतवी कर दी गई। इसके अलावा आज से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अपने मुतालबात मनवाने के लिए पार्लियामेंट के बाहर भूख हड़ताली कैंप लगाया और फिर आज ही उसे ख़त्म कर दिया और कहा कि कल दोबारा कैंप लगाया जाएगा। जबकि तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स भूख हड़ताली कैंप में कम तादाद पर तनकीद कर रहे हैं। भूख हड़ताली कैंप के दौरान मीडिया से बात करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने अपने मुतालबात सामने रखे, जिनमें इमरान खान समेत PTI के रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई भी शामिल है। नंबर 1 हमारा मुतालबा ये है कि इमरान खान, बुशरा बीबी, हमारे असीरान, खासकर जो इस वक्त जो रऊफ हसन साहब और जो हमारे सोशल मीडिया के वर्कर, इनको गिरफ्तार किया गया है, उन सबको रिहा किया जाए। इस वक्त जो मुल्क में बदअमनी की लहर फैल गई है, वो खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कराची तक, बलोचिस्तान, पंजाब, इसके जिम्मेदार जो है ना वफाकी हुकूमत है। हम मुतालबा करते हैं कि ये हुकूमत रिजाइन करे। नंबर 3, जो इस वक्त महंगाई की एक लहर, जितनी बिजली के ऊपर जो कीमतें बढ़ाई, पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ाई, हम समझते हैं कि इस बजट को रिव्यू किया जाए। ये बजट जो है ना किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। ये जो है ना जाली तौर पर बैठे हैं, इनके पास ना कानूनी इख्तियार है, ना मॉरल अथॉरिटी इनके पास। इनको रिजाइन करना चाहिए और हम री इलेक्शन चाहते हैं। जबकि उमर अयूब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि DGI-SPR की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस नाकाम हुकूमत को सहारा देने की कोशिश थी। कल की DGI-SPR की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, उसने अपने आप को तर्जुमानी उसने की इंटीरियर मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की। तो DGI-SPR ने खुद ही अपने आप को एक फेडरल वजीर के तौर पे प्रमोट कर दिया और इसकी जरूरत इसलिए मेरा ख्याल है पेश आई है क्योंकि वो सहारा देना चाह रहे हैं फॉर्म 47 की हुकूमत को, जो कि डूब चुकी है। उस किश्ती में इतना पानी आ चुका है कि उसको अभी बचाना नामुमकिन हो चुका है। इस पूरी सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, जबकि पीपल्स पार्टी की नायब सदर शेरी रहमान साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं कि पीपल्स पार्टी ने क्या फैसला किया है कि PTI के ऊपर अगर हुकूमत ने पाबंदी का फैसला किया है तो उसका साथ दिया जाए या फिर पीपल्स पार्टी उसके खिलाफ जाएगी। उनसे बात करेंगे, मगर पहले ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, जो भी हो रहा है तहरीक इंसाफ रिटेलिएट कर रही है, DGI-SPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, PTI की तरफ से सख्त जवाब आता है। ना सिर्फ कल जवाब दिया, आज भी जवाब दिया, उन्हें हुकूमत का नुमाइंदा करार दिया कि खुद ही वज़ीर इत्तलात, खुद ही वज़ीर दाखिला, खुद ही वज़ीर ख़जाना वो बन गए। फिर आज से भूख हड़ताल भी शुरू कर दी। ऐसा नहीं है कि तहरीक इंसाफ किसी भी रियासती कदम से या फिर रियासती ऐलानात से पीछे हट रही है, वो आपकी हुकूमत के लिए एक दर्द सरी बन रही है। शुक्रिया शाहजेब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो कमेंट करूंगा मोहतरम असद कैसर साहब पे, जो हमारे जो हैं वो स्पीकर रहे हुए हैं। उनको अपने इलाके में 300 अरब रुपए की जो सिगरेटों पे टैक्स की चोरी है वो बंद करानी चाहिए। आपको याद होगा शबर रिजवी साहब जो है वो टीवी पे आके कहते थे कि ये सिगरेट चोरों को, टैक्स चोरों को, सिगरेट पे टैक्स चोरों को लेके मेरे पास आ जाते थे कि इनके खिलाफ जो है वो कोई इक़दाम ना किए जाएं। मेरे प्रोग्राम में ये बात की थी शबर रिजवी साहब ने, जो है बहुत बड़ी, हमारे ही प्रोग्राम में ये बात की थी शबर रिजवी साहब ने। जी जी, आप बिल्कुल मुझे याद आ रहा है। 300 अरब रुपया बहुत बड़ी रकम होती है। हमें उनसे 200 अरब रुपए ही दिलवा दें तो हम बिजली के बिल जो है जरा कम करा देंगे, इन चोरों से पैसे दिलवा दें आसिफ कैसर साहब।
ये चोरों की सरपरस्ती करते हैं। मैं आपने खुद कहा है कि आपके मेरे इलाके में खुदा न खास्ता कोई इस किस्म की वाकयात होते रहों तो मैं जरूर जो है वो उसके खिलाफ जो है हुकूमतों को एक्शन ले या खुद उसके खिलाफ एक्शन लो। दूसरी बात यह है कि आज इन्होंने भूख हड़ताल की, बंदे इकट्ठे नहीं हुए और इनको हड़ताल कॉल ऑफ करनी पड़ी। ये क्या एक तमाशा है। बंदे इनके पास खड़े इकट्ठे नहीं होते और बंदे तितर बितर हो रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला वक्त गुजरने के साथ साथ जो है जो पब्लिक सपोर्ट जो उनकी है वो भी फिजल आउट करेगी, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन एक और बात मैं करना चाहता हूं जो आपने इब्तदाइये में कही है। देखें, अल्टीमेटली जो डिनाइल में रहा 1.5 साल इमरान खान, अब वो कहता है कि जी मैंने कहा था कि एहतजाज करो GHQ के बाद जो है। पहले वो नहीं, मेरा अपना ख्याल है कि उसने ये बात इसलिए की है, बड़ा शातिर आदमी है, इसलिए बात की है कि कोई किसी न किसी माफी खिलाफी हो जाए कि जी मैं जो है वो कसूर अपना मान लिया है, मुझे माफी खिलाफी दे। ये उसकी शुरुआत है, ये पेट जो है उसके लिए जो है इमरान खान ने कहा है। और अब जो है सारा उसका जो पूरी बारात है वर्करों की वो शोर मचा रही है कि ये इस तरह बयान नहीं है, ये इस तरह बयान है। सारी दुनिया जानती है वो कौन लोग थे जो कोर कमांडर के घर के बाहर गए या GHQ के या दूसरी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनके बाहर गए और किसके कहने पे गए। और उससे पहले जो कुछ जमान पार्क में जो होता रहा, ड्रामा होता रहा, वो भी आपके सामने है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में बड़े बड़े खौफनाक ट्रेंड्स पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आए, लेकिन इससे बड़ा खौफनाक ट्रेंड जो है वो कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था जितना इमरान खान ने इंट्रोड्यूस किया है। और फकत जो है अपने इक़्तिदार के लिए, इक़्तिदार के बगैर जो है जिस तरह मछली पानी के बाद जिंदा नहीं रह सकती, इस तरह इमरान खान बगैर इक़्तिदार के जो है ना, ही कैनॉट सर्वाइव पॉलिटिकली स्पीकिंग। बाकी जो है साहब आपने एक बिल्कुल ही अलग एंगल दिया है बाकी रहनुमाओं से, नून लीग पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं से एक बिल्कुल अलग एंगल दिया है। आप तो ये कह रहे हैं कि ये एतराफ़ इमरान खान ने किया इसलिए है कि ये वो आगे माफ़ी का कोई रास्ता निकल सके, मगर इमरान खान साहब ये वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि भाई मैंने तो पुरअमन बात की थी कि पुरअमन एहतजाज करना है, मैंने नहीं कहा था कि वायलेंस करनी है। देखें शाहजेब, आप इमरान खान से किसी भी बात की तवक्को कर सकते हैं। परवेज इलाही को जफा मार लिया और परवेज इलाही के मतलब क्या करते थे, शेख रशीद को जफा मार लिया, उनके साथ उनके लिए क्या कहते थे, फजल रहमान साहब के गोडों को पकड़ लिया, उनके मतलब क्या करते थे। हर उस शख्स के बारे में जिन्होंने इन्होंने कोई ना कोई नाजेबा गुफ्तगू की हुई थी, उनके पाँव पे गिरे हैं इमरान खान साहब। चले कोई मैं गिनते जाए, मैं 3 तो गिने, मैं और भी गिन सकता हूँ, लंबी बात हो जाएगी। तो इसलिए उससे कोई बईद नहीं है। ये उसने एक किस्म का सियासी बयाना दिया है, बयाना नहीं होता ये चीज खरीदना हो तो बयाना दिया है कि मैं तो हो गई है, फिर बाद में ये भी कहेंगे गलती हो गई है। अब ये जिस शख्स की पॉलिटिकल हिस्ट्री इस किस्म की हो और फिर वो 2 साल जो इसकी हुकूमत के जाने के बाद जो 2 साल गुजरे हैं उसमें जितनी कलाबाजी इसने जनरल बाजवा के हवाले से खाई हैं कि सारी लाइफ जो है आप चीफ ऑफ स्टाफ रह लें, मुझे रहने दें, यानी डेस्परेशन देके इक़्तिदार एक आनी जानी चीज है, अल्लाह की देन है, अल्लाह देता है, अल्लाह ले लेता है। इंसान को जो है उसके ऊपर कनात करनी चाहिए। ये क्या हुआ कि आप जमीन पे लेट गए, पाँव पड़ गए, गिट्टे पकड़ लिए किसी के, तो खुदा का वास्ता है मेरा मुझे इक़्तिदार वापस दे दो। ये भी उसी तरफ ये लाइन जो है दे रहा है कि ये मैं माफी इमरान खान साहब को जो यूटर्न्स हैं उनकी तो एक बहुत ही लंबी दास्तान है, मगर वो यूटर्न्स ज़रूरत के हिसाब से लिए गए थे। इस वक्त ज़रूरत उनको क्या है, क्योंकि उन्हें तो खुद ये लग रहा है कि उनकी पार्टी अब मुश्किल वक्त से निकल आई है। 8 फरवरी को बहुत पाबंदियों के बावजूद परफॉर्म किया है और अदलिया भी अब उनके हक में फैसले दे रही है, अदलिया से आपको तकलीफ हो रही है। अब ऐसा सिनेरियो क्या है, ज़रूरत क्या है उन्हें कि वो लेट जाएंगे? मेरा ख्याल है जो आप बात कर रहे हैं वो और ज़्यादा इस चीज़ की अशद ज़रूरत कर देते हैं कि आप वो कोई स्वीटनर भी दें, यानी जो हालात जिनका आपने जिक्र किया है उसमें कोई स्वीटनर भी दें। और ये उसी सिलसिले में एक स्वीटनर है कि जी चले मैंने गलती की, ये कल वो ये कह देगा, चले पहले अंदर बैठ के कहेगा गलती हुई है, फिर बाद में बार भी कह देगा कि मुझसे गलती हुई है, मुझे माफी दे दो। वो कुछ भी कर सकता है इक़्तिदार के लिए, कोई किसी भी लिमिट तक जा सकता है। उसके ना कोई असूल हैं, ना रवायात हैं, ना कोई मॉरल कोड है, नथिंग ऑफ द सॉर्ट,
एब्सोल्युटली नथिंग ऑफ द सॉर्ट। मैंने अभी आपको बताया है कि ये किस तरह बातें करते हैं। मैंने देखें असेंबली के फ्लोर के ऊपर मैंने कभी जनरल ज़िया के दौर के बारे में जो भी बात हुई है मैंने उसको क्रिटिसाइज भी किया है और अपोलोजाइज भी किया है। ये हिम्मत होनी चाहिए, लोगों में ये हिम्मत होनी चाहिए। ये लोग जो है हर दौर में कर रहे हैं और इस किस्म के माफियाज जो है इनको फाइनेंस करते रहे, पूरी पार्टी को फाइनेंस करते रहे। इमरान खान से लेकर नीचे तक हर बंदा फाइनेंस होता रहा है। किसी ना किसी जगह जो चोरी हो रही है हमारे टैक्स की वो अब देखें ये आईपीपी का मसला जो है, और जो लोग आईपीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उनकी अपनी कॉलोनीज के अंदर जो है वो कैपेसिटी चार्जेस का रौला पड़ा हुआ है। वो लोग जो है कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, मैं आपको ट्वीट भिजवा दूंगा कि अपनी कॉलोनीज के अंदर जो है जो कहते हैं उससे बिल्कुल अपोजिट कर रहे हैं। मुझे अंदाजा है आप किस तरफ मुझे अंदाजा है आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं, और जो आज कल मुतादिद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और जिस ट्वीट का भी आप हवाला दे रहे हैं। मगर ख्वाजा साहब ये फिर हुकूमत के लिए ज़ाहिर तहरीक इंसाफ का एहतजाज, उनकी भूख हड़ताल, ये सब तो शायद परेशान कुन ना हो, मगर जिस तरफ आप बात कर रहे हैं क्योंकि इदारे की तरफ से भी कहा गया था कि सिद्क़ दिल से माफ़ी मांगे, अगर आप कह रहे हैं कि इमरान खान माफ़ी की तरफ जा रहे हैं तो फिर तो ये हुकूमत के लिए बड़ी परेशान कुन बात है कि वहां सुलह हो गई तो आपके लिए बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है कि अगर ये माफ़ी मांगे, कोई आशा जोड़ें तो ये एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ना एक जाइंट लीप होगा हमारी पॉलिटिक्स के अंदर, और उससे हमें कोई अल्लाह के फजल खतरा नहीं है। सियासत में जो है ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन इस किस्म की जो हरकत और इस किस्म की जो रवायात हैं जिनकी बुनियाद जो है इमरान खान साहब ने रखी है, वो तो हुकूमत के लिए नहीं है, वो तो पाकिस्तान के लिए खतरे का बायस है। अब केपी में जो कुछ कर रहे हैं, जो बन्नू में जो कुछ हुआ है, वो सारा कुछ इनकी सरपरस्ती में हुआ है। अब उसे डिनाइल में कर रहे हैं। आप देखें ये जहां भी, चाहे वो इस्लामाबाद है, चाहे असेंबली है, चाहे वो केपी है, हर जगह पाकिस्तान के खिलाफ जो है इन्होंने जंग का ऐलान किया हुआ है, हर जगह। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये स्पेस लेने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें कोई मुझे कम से कम एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से अगर ये माफी मांग लेता है और एक पॉलिटिकल जो नॉर्मल पॉलिटिकल स्ट्रीम होती है उसका हिस्सा बन जाता है, जो पॉलिटिकल रवायात है उनको ऑब्जर्व करता है, तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। मगर एक इमरान खान साहब का बयान है, अब दूसरी तरफ कल DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तहरीक इंसाफ ने भरपूर जवाब दिया है उसका, आज भी दिया, कल भी दिया भरपूर जवाब। अगर कोई माफी का मामला होता तो क्या इतना सख्त जवाब दिया जा रहा होता? देखें ये पानी को टेस्ट किया जा रहा है कि कितना गर्म है या कितना सर्द है। आप इसको जिस तरह मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ वो भी एंगल उसके ऊपर भी गौर करें। मेरा ख्याल है कि आपने कहा है ना कि अदलिया ने हमारे खिलाफ फैसले दे दिए हैं और कोई मौसम जो है वो हमारे खिलाफ जो है गरज चमक वाला मौसम हो गया है। मैं नहीं समझता इस चीज को जिस तरह इंटरप्रेट किया जा रहा है। ये लोग इस वक्त डेस्परेट हुए हैं, बहुत ज्यादा डेस्परेट हुए हैं, क्योंकि इनको एक दिन इनको नजर आता है कि हमें कुछ स्पेस मिली है, दूसरे दिन इनको पता लगता है कि जो स्पेस मिली थी उससे ज्यादा हम गंवा बैठे हैं। तो ये डेस्परेट लोग हैं, ये मुल्क को बेच देंगे, ये मुल्क को आगे ऑलरेडी इन्होंने बेचा है। अगर आपकी बात सही है कि ये माफी के लिए आगे बढ़ने का एक कदम है, तो फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन के खतरे की बात कर रहे थे वो तो टल जाएगा ना फिर, क्योंकि वो तो इसीलिए इस तरफ मामला जा रहा था, इदारे एक दूसरे के सामने आ रहे थे। ये तो तरलों की इब्तिदा हुई है, अभी उनको कोई नतीजा तो उनके तरलों से नहीं होगा। मुझे आप बताएं कि ये बंदा तरले करेगा, इस पे कौन एतबार करेगा? आप एतबार करेंगे या इसके अपने लोग जो हैं, जो इसके अपने लोग हैं जो वो इस पे एतबार करेंगे? कोई बंदा इस पे एतबार नहीं करता। ये इतना अनरिलायबल आदमी है, इतना सेल्फ सेंटर्ड आदमी है कि अपनी जात के अलावा उसको कोई चीज नजर नहीं आता। मैं कह रहा हूँ ये एक अटेम्प्ट है, ये अटेम्प्ट से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सियासत में लोग अटेम्प्ट करते रहते हैं, एक अटेम्प्ट है कि ये एक इंडिकेशन जो है वो कि मैं पिछले 1.5 साल से इनकार कर रहा था, लेकिन अब मैं इतराफ करता हूँ कि मैंने ऑर्डर किया था। अब जिस बंदे ने ये ऑर्डर किया था कि आप GHQ के सामने जाएं, फिर उधर वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशन हो, इसके बाद लाहौर जाएं, मियाँ वाली जाएं, पेशावर जाएं, चकतरा जाएं, अब वो किस तरह पाकिस्तानी हो सकता है?
या किस तरह पाकिस्तान के जो मफादात हैं उनको मुहाफिज बनाया जा सकता है। सारा दिन सुबह शाम जो है फौज को वो गालियां दे रहे हैं, सुबह शाम गालियां दे रहे हैं जो है उनके वर्कर्स जो है। और फिर दूसरा ये है कि एक पूरी फौज भर्ती की हुई है ओवरसीज जो एक्टिविस्ट हैं इनके जो है, जिनका रिस्क ही कोई नहीं है पाकिस्तान में, जिनका पाकिस्तान में स्टेक्स ही कोई नहीं है, वो बाहर बैठ के जो है गालियां दे रहे हैं। किसी का ब्लू पासपोर्ट है किसी की जेब में, किसी के रेड पासपोर्ट है किसी की जेब में। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को कोई इस किस्म की लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि जिन लोगों के पास पासपोर्ट है उनका बसीयत पाकिस्तानी, उनके राइट्स जो है ना वो कम से कम जरूर कटेल होने चाहिए। सर मुझे ये बताएगा कि अब आप ये कह रहे हैं कि अटेम्प्ट है इमरान खान साहब की तरफ से, मगर उसके बावजूद आपको नहीं लगता कि इदारे का कोई सुलह का मूड है इमरान खान साहब से? आपको कोई इम्कान नहीं नजर आ रहा है इसका? आप देखें ना, ये अटेम्प्ट ही था ना जब इन्होंने जनरल बाजवा को कहा था कि मैं आपको सारी उम्र के लिए एक्सटेंशन देता हूँ, कहा था ना इन्होंने, अलवी साहब की मौजूदगी में ये कहा गया। वो अटेम्प्ट था, नहीं कामयाब हुआ। अब कौन इस पे इतबार करेगा? मैं ये अब जो बात मैंने बात की है उसके साथ मैंने ये भी आपको कहा है कि इस पे इतबार करने वाला बंदा कोई नहीं है पाकिस्तान में। मैं कोई ज्यादा बात नहीं करना चाहता इस पे कोई इतबार करने वाला बंदा नहीं। ये अब बड़ा कुछ ये तो अभी तो इतराफ किया है, ये पैरों में पड़ जाएगा। बहुत शुक्रिया, इसका कोई सेल्फ, बहुत शुक्रिया। कोई चीज वज़ीर दिफा ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो एक अलग डायरेक्शन में बात कर रहे हैं कि इमरान खान ने बयान ही इसलिए दिया है कि अब ये आगाज़ है कि वो माफ़ी मांगने जाए। तहरीक इंसाफ के भी मुतादिर रहनुमाओं को प्रोग्राम में आने की दावत दी है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बहुत अहम है क्योंकि हुकूमत पाबंदी की बात कर रही है। पीपल्स पार्टी किस फैसले पर पहुंची है? शरी रहमान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। मौजूदा सियासी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला और मौक़िफ़ दोनों बहुत अहम है। क्या फैसला है, क्या मौक़िफ़ है? हमारे साथ नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पार्लियामानी लीडर इन सेनेट सेनेटर शरी रहमान साहब मौजूद हैं। शरी रहमान साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज आपकी तरफ से भी बयान आया कि इमरान खान ने जो GHQ के सामने एहतजाज की कॉल दी वो एतराफ़े जुर्म नहीं तो क्या है? अब तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि ये कोई एतराफ़े जुर्म नहीं है, हमने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी, ना कि वायलेंस की कॉल दी थी इमरान खान साहब ने। ये ज़रूर इमरान खान साहब ने बताया है कि जी अगर उन्हें रेंजर्स या कोई और गिरफ्तार करेगा तो इसी किस्म का एहतजाज होगा। तो वो वायलेंस को नहीं एक्सेप्ट कर रहे, सिर्फ पुरअमन एहतजाज की हद तक एक्सेप्ट कर रहे हैं। शाहजेब साहब आप खुद मुझे बताएं, सब वीडियोस पे मौजूद नज़र आ रही हैं चीज़ें सारी, मतलब ये तो दौरी वीडियोस का चलते फिरते लोगों ने अपना फ़ोन से बनाई हैं। और क्या क्या उस दिन मुल्क पे गुजरा, क्या क्या नज़र आया। आप पीपल्स पार्टी से यह सवाल पूछ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमने पुरअमन एहतजाज हम जानते हैं जी, हम छावनियों से गुजर के आए जहां हमारे लीडरान को तख्तेदार पे चढ़ाया गया, लेकिन एक पत्ता नहीं फड़कता। पुरअमन एहतजाज हम करना जानते हैं। PTI की रग में, उनके DNA में नहीं है जी पुरअमन एहतजाज। वो तो बात भी इस तरह करते हैं कि उनको इतनी एरोगेंस नज़र आती है, इतना तकब्बुर नज़र आता है इनकी बातों में, जब अपोजिशन में भी हो। और सरिया तो खैर फिर उरूज पे होता है गर्दन में जब ये इक़्तिदार में हो। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये कौन मतलब कह सकता है कि हम नॉन वायलेंट करें। ये डंडा बरदार ब्रिगेड था, ये घेराव जलाव की सियासत करते हैं, ये हमेशा इस तरह से ना सिर्फ मुखातिब होते हैं एक नफरतों के कारवान के साथ, गाली गलोच के साथ, लेकिन उसको परफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स इनका ये इन्होंने शुरुआत की है जी पाकिस्तान में। ये पहले किसी ने नहीं किया। डंडे करते लेकर डंडा बरदार जब लोग आते थे तो वो जमातें, वो तंजीमें, वो हम उनको मिलिटेंट कहते थे, लेकिन पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स ये लेके आए हैं मिलिटेंसी की पाकिस्तान में। और ये अब कह रहे हैं, इनकी बड़ी हिम्मत है, बड़ी सीना जोरी है जी। सीना जोरी का ये लाजवाब मैं समझती हूँ मिसाल है कि ये कड़े कह रहे हैं कि जी हमने तो पीसफुल प्रोटेस्ट की थी, सबने सुन लिया है, सबने देख लिया है। तो ये कौन सी चाल है? या तो वो समझते हैं कि वो मतलब लोगों की आंखों पे इतनी पट्टियां बन गई हैं जहां वेयर इट मैटर्स टू देम, जहां इनकी सुनवाई होती है कि जो ये कह देंगे तो वो अब सिचुएशन ये है कि इस सब के बावजूद भी आपने जाहिर कहा कि माफ़ी का मुतालबा किया है, मगर जो मरकज़ी हुकूमत है जो कि नून लीग लीड कर रही है, जिसके आप इत्तेहादी हुकूमत में नहीं है मगर हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, वो इन तमाम बातों की बुनियाद पर पाबंदी लगाने की बात कर रही है। पहले उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया, फिर बाद में एतराफ़ किया कि एतमाद में नहीं लिया। पीपल्स पार्टी फिर क्या कह रही है इस हवाले से?
देखिए, पीपल्स पार्टी माफी का मुतालबा एक पुराना वाला है जो चेयरमैन बिलावल ने किया था, और मुझसे किसी ने पूछा, मैंने कहा तब हमने ये बात कही थी कि आप इलेक्शन लड़के आए, सबसे बात कर सकते हैं, कल की बातें कल पर, वो आप एक जमहूरी सांचे में अगर ढलना चाहते हैं तो आए, हम भी पुरानी जमहूरी जमात हैं, भी क्या हम हैं, और हमारे दरवाजे खुले हैं, तो हम भी एक तरीकेकार निकालते हैं जिसमें मुल्क की भी बचत हो। जरूरत नहीं है कि हम सब इक्तदार में हो, बिल्कुल ऐसी जरूरत नहीं है, लेकिन एक तरीकेकार हो जिसके मुताबिक हम चल सकें, जिस पर लोगों को थोड़ा सा हौसला हो, एतमाद हो कि भाई हमारी मुश्किलात के लिए, मुश्किलात को हल करने के लिए लड़ रहे हैं ये लोग आपस में, इक्तदार के लिए, और मैं कौन हूँ और आज तुम कहाँ हो उसके लिए नहीं। और इस वक्त इन्होंने मुल्क को यहाँ नेच पे लाया हुआ है, किसी को फोकस करने नहीं दे रहे हैं। मैं और प्रोग्राम किस पर कर रहे हैं? हम ये नहीं कर रहे कि हमारा पावर सेक्टर क्या कर रहा है, हमारे क्लाइमेट चेंज में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन में, ये नहीं कर रहे हम मगर शेर साहब, हुकूमत का अपना भी काम है ना कि कारकर्दगी पर फोकस करे। वो भी तहरीक इंसाफ के दफ्तर सील कर रहे हैं, उस पर क्रैक डाउन कर रहे हैं, उन पर आर्टिकल 6 लगाने की बात कर रहे हैं, उन पर बैन लगाने की बात कर रहे हैं। जी जी जी, आपने मुझसे पूछा ना, आपकी देखिए पार्टी ने जब ये बात कही तो यस, वी वर नॉट इनिशियली कंसल्टेड, और अभी भी हमसे कोई ऐसा, हमने इस पर फैसला भी नहीं किया, और हम ये समझते हैं कि हर काम जमहूरी तरीकेकार से किया जाना चाहिए, और याद भी रखना चाहिए कि हमें हमारा एंड गोल क्या है। तो हमें हमेशा जमहूरी कदरों को सामने रखना चाहिए, आईनी तो ज़रूर, लेकिन जमहूरी भी कदरों को हमें सामना करना चाहिए, रखना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी का ये वेरी वाज़ेह सा मौक़िफ़ है, लेकिन इस पर हमने अभी हमसे कोई हतमी कंसल्टेशन नहीं हुआ है इनका, और जब होगा और हमारी पार्टी पहले खुद मिलेगी और हमारे यहाँ क्लियर व्यूज़ है। मैंने एक ज़ाती राय अपनी दी थी, लेकिन इस वक्त हम ज़ाती राय की बात नहीं कर रहे हैं। जब जमात एक चीज़ कहती है तो आप उसके मुताबिक चलते हैं, लेकिन हमने अभी इस तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया है। काबीना खुद आपस में पहले फैसला करे, फिर हम या हमारे पास आए, वॉट एवर दे प्रेफर फर्स्ट। लेकिन हमने भी आपस में अपनी मुशावरती इजलास इस पर नहीं किया, क्योंकि बजट के बाद हमारे ज़्यादातर सीनियर मेंबरान, आई थिंक मैं और हम 2-3 ही इस वक्त हैं कराची और इस्लामाबाद में, तो बाकी तो छुट्टियों पे होते हैं। मगर शेख साहब, आप क़यादत के बहुत करीब हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के करीब हैं, आप खुद क़यादत में शुमार होती हैं, उनसे आपकी बात हुई है? वो क्या समझते हैं इस हवाले से कि पाबंदी लग जाए, बैन हो जाए? क्या हामी है वो इस बात की, आसिफ ज़रदारी साहब? कोई देखिए, पीपल्स पार्टी का इस वक्त, जब मैं नहीं आपके प्रोग्राम के ज़रिए उनका एक स्टेटमेंट मैं ज़रूर देना चाहूँगी, लेकिन जब वो हम सब मिल बैठेंगे और हमारी इजलास ज़रूर होगा, तो या तो वो खुद अपना एक मौक़िफ़ बयान करेंगे, या हम में से कोई ना कोई ज़रूर इजलास के बाद करेगा। वो पहले सबकी सुनेंगे, इसके महरकात सुनेंगे, और मैं नहीं समझती कि पीपल्स पार्टी ने ऐसा कोई फैसला किया है, ना चेयरमैन बिलावल ने या प्रेसिडेंट ज़रदारी ने। अच्छा, और जब 9 मई का वाक़या हुआ तो 15 मई 2023, कोई 6 दिन बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पार्लियामेंट में तकरीर की। उन्होंने ज़ाहिर पीटीआई पर तनकीद भी की, मगर साथ में जो नो कॉन्फिडेंस के हवाले से आइन तोड़ने की बात उन्होंने भी की थी, और शिकवा भी किया था कि कुछ क्यों नहीं किया। वो ज़रा सुनिएगा, मैं फिर आपसे सवाल फ्रेज करता हूँ। पीटीआई ने यह फैसला किया कि हमने इसका सियासी रद्द अमल नहीं देना, हमने एक वायलेंट रद्द अमल देना है। उन्होंने ये फैसला किया कि वो दहशतगर्द तंजीम बन के रद्द अमल करेंगे, वो एक सियासी जमात के तौर पे रद्द अमल नहीं देंगे। अगर वो सियासी जमात है तो चले, फिर आप सियासी जमात के तौर पे इसके रवैया रखें, लेकिन अगर वो इनकार करे कि मैं इससे लाताल्की का इज़हार नहीं करूंगा, इसका मज़हमत नहीं करूंगा, इसका माफी नहीं मानूंगा, तो फिर इसका मतलब कि ये एक सियासी जमात नहीं रहा, ये अब एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बना है। और अगर उनका फैसला ये है, तो फिर इस अवान को भी उनको एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। जब यहां हमने अदम एतमाद लेकर आए, आर्टिकल 5 का बहाना इस्तेमाल करके उन्होंने आईन तोड़वाया, तब भी कुछ नहीं किया गया। ना हमने किया, ना हुकूमत ने आज तक कुछ किया है, ना हमारे अदालतों ने किया। जब उस रात वो फेल हुए, वो साजिश चलता रहा, लेकिन यहां से कोई जवाब नहीं आया।
शेख साहब, पीटीआई तो 14 माह बाद भी अपने मौक़िफ़ पर 9 मई के हवाले से उसी तरीके से कायम है, जिसकी उस वक्त कह रहे थे बिलावल के माफ़ी मांगे, मजम्मत करें, वो तो आज भी नहीं करते, आज भी माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। और बिलावल उस वक्त गिला कर रहे थे कि आर्टिकल 6 वाली बात और के आइन तोड़ा और कुछ नहीं किया हुकूमत ने, अब हुकूमत करने जा रही है, इनको आज जाके ख्याल आया? नहीं, देखिए, हुकूमत जो भी करने जा रही है वो आई एम श्योर हमसे ज़रूर मशवरा करेंगे। हम फिर आपसे मैंने गुजारिश की है, हम अपनी बात करके, हम सियासी लोग हैं, जमहूरी लोग भी हैं जी, और हम कंसल्ट करके बात करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हम अपनी क्योंकि हम लिबरल पार्टी हैं तो हम चुप करके बैठ जाएंगे दबाव में कि कहीं हमसे गलत कदम ना उठ जाए। आई एम सॉरी, ये कोई बिल्कुल, मैंने उस दिन सेनेट में भी कहा था कि आप लोगों का जो बिहेवियर है वो सियासी जमात का नहीं है। सियासी जमात रास्ते निकालती है, अगर उनको इक्तदार नहीं मिला, हमें भी इक्तदार डिनाई किया गया है, एक पहली दफा नहीं है, हमें तो बहुत कुछ डिनाई किया गया। हम 2018 के इलेक्शन पर रोज धरना लेके बैठ जाते, आप बताइए, तो हमें तो बहुत सारे हमारे पास कंप्लेंट्स थे, लेकिन हमें कहा, दाई साहब ने कह दिया कि भाई तुम लोगों को मुल्क के लिए इस वक्त इसको आगे एक्सेप्ट करो और चलो, इक्तदार आनी जानी चीज है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन इनको ये सोच, इनकी सोच ये नहीं है, इनकी सोच ये बनी हुई है कि जी मैं हूं तो रियासत है, पाकिस्तान है। आई मीन ये मतलब वो बिल्कुल फुस्तायत, आमरियत वाली सोच है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले उनके किंग्स की होती थी, लुई XIV, द स्टेट इज मी। तो ये इस तरह के इनका जहन बन चुका है कि और मैं समझती हूँ कि ऐसी जहनियत जब होने लगती है तो अल्लाह फिर इतने तकब्बुर को तोड़ता है। और इस वक्त यहाँ ये मुल्क में जो हालत बना के रखना चाहते हैं, एक जहन साजी और बयानियाँ बना के, जिससे सियासत और जमहूर का कोई ताल्लुक नहीं है, वो ये है कि अगर आपने हमारा बाल भीगा किया तो देखिए दमादम मस्कल अंदर, तो देखिए फिर हम क्या करते हैं, और फिर बाद में खड़े हो जाएंगे कहने कि हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो पीसफुल प्रोटेस्ट की। उस सब के बाद पिछले 14-15 माह में ज़ाहिर तहरीक इंसाफ ने भुगता है, इमरान खान साहब भी जेल में हैं। अब आप समझती है कि उनकी पार्टी पर इतना क्रैकडाउन होना कि उनका दफ्तर सील कर दिया जाना, ज़ाहिर खवातीन उनकी जेल में है, बहुत सारे रहनुमाओं को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया, हमारे दफ्तर बहुत दफा सील हुए, तो आपके साथ गलत हुआ और आपने ये सीखा कि वो गलत था, तो जमहूरी तरीके से मुल्क आगे इस तरह नहीं बढ़ सकता। देखिए, लेकिन हम में से किसी ने, हम सब सियासत कर रहे होते थे, आमरियत के दौर में हमारे दफ्तर सील हुए, आमरियत के दौर में हम सब, मैं भी मिसिंग पर्सन हुई हूँ, आपने कभी शायद सुना नहीं होगा ये कहानी, मुझसे पूछिएगा, जियो के अजहर अब्बास और सबको पता है जो फॉलो कर रहे थे उनका कैमरा मुझसे, मैंने कभी बात नहीं की। लेकिन देखिए, इसमें लाहौर में हुआ था ये जनरल मुशर्रफ के टाइम में, किसी को 7 दिन पता नहीं था मैं कहाँ थी। अब आप बताएं मुझे कि सबके साथ क्या क्या नाइंसाफी हुई है, लोगों ने सॉलिटरी जेल काटी है, 14 साल जरदारी साहब रहे हैं, आप मुझे क्या सुना रहे हैं कि देखिए ये जो अब कर रहे हैं हम उनके साथ नहीं कर रहे, ये इन्होंने मुल्क पर कुल्हाड़ी गिराते गिराते अपनी जड़ें खुद काट रहे हैं। ये कि अब इनके मुंह से ये निकल रहा है कि हमने ऑर्डर दिया, उनको पता नहीं है कि ये दौर अब मीडिया मतलब कैमरा का है, कैमरा आप उठा लेंगे वो तो आपकी शहादत बन जाएगा। सारी दुनिया ने देखा इन्होंने क्या किया, किसने क्या ऑर्डर्स दिए, वो सब नजर आ रहे थे और लोगों ने शहादतें दी हैं अनगिनत। तो ये अब क्या चाह रहे हैं, ये डू और डाई की एक सीध में चल चुके हैं, इनके लिए कोई सिरात मुस्तकीम नहीं है सिवाय अपने आप के, इट्स माय वे और द हाईवे जी, और कुछ ये सोच नहीं रहे। और ये बहुत खतरनाक सोच है, ये सियासी सोच नहीं है और ये जमहूरी सोच भी नहीं है। ये मगर क्या इस बात का कहीं आगे जाके कोई इम्कान है, क्योंकि अब ज़ाहिर तहरीक इंसाफ को जब सीटें मिलेंगी, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होता है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इस हद तक इत्तेहाद हो कि इस हुकूमत को के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आ सके, क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब ने हमारे प्रोग्राम में इजहार किया, इमरान खान साहब ने ज़ाहिर बाद में इस बात को और इम्कान को मुस्तरद किया। पता नहीं, मुझे नहीं पता खोसा साहब क्या सोच रहे होते हैं, क्या कह रहे होते हैं, लेकिन वो उनकी अपनी सोच होगी, हमने तो ऐसी कोई बात नहीं कही है। और अब ये भी मेरा तो कम से कम ज़ाती तजुर्बा ये रहा है, और सियासत में मैं बहुत सालों से हूँ, पार्लिमानी सियासत में भी। एक ज़माने में ये जमहूरी सियासत शुरू में कोशिश करते थे, लेकिन अब वो एक लाल सुर्ख लाइन क्रॉस कर चुके हैं, उनके जहन में ये फतूर बैठ गया है कि जी अगर हम हैं
तो पाकिस्तान है, नहीं तो हम IMF को भी खत लिख देंगे कि पाकिस्तान को लोन ना दें, नहीं तो हम ये भी कर देंगे, नहीं तो हम मुल्क के बाहर मुजाहरे भी करवाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ, हम मुल्क की बेतौकीरी करवाएंगे अपनी अना की मतलब वर्शिप में। जी अब असल इशू ये हो रहा है कि अपनी अना उनकी नीचे नहीं आती किसी से बात करने के लिए। एक दिन उनको शायद उनके लोग पर्सुएड करते हैं कि आप बात कर लें, उनको कन्विंस कर लेते हैं, फिर वो शाम तक कह देते हैं कि नहीं मैं क्यों बात करूं किसी से, मैं तो बादशाह आदमी हूं, मैं किसी से क्यों बात करूं, मुझे क्यों झुकना पड़े, मुझे तो लोग आप मर्सिडीज में लेके जाएं जैसे अदालत में ले जाया जाता है और जजेस गेट से निकालें, मैं तो और फिर कह देते हैं और फिर उनको जो सहूलतें फराहम है, जाहिर है उनका जहन इसी तरह चल रहा है कि मैं तो मेरी स्पेशल ट्रीटमेंट भी कुछ नहीं है। उनको इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट मिली हुई है जो मैं नहीं समझती किसी कैदी को कभी मिली है। ये उनके जेल के ज़वाबित के बिल्कुल बरक्स हैं। और आप देख लें वहां से वो इंटरव्यूज दे रहे हैं इंटरनेशनल, वहां से वो लोकल इंटरव्यूज दे रहे हैं, उनकी जमात की मीटिंग्स हो रही हैं अनगिनत, मतलब पता नहीं कितने 100 हुई हैं। आज मैंने पूछा कितनी हुई तो कहने जी कितनी 100 हुई। मैंने कहा हमारे यहाँ तो किसी लीडर को आप हफ्ते में ट्यूसडे को मिलने 1 या 2 अंदर जा रहे हैं, मुश्किल से जा रहे हैं, कभी वकील से जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया शेरी रहमान साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। हमने तहरीक इंसाफ से भी उमर अयूब साहब को, गौहर खान साहब को, इसके अलावा असद कैसर साहब को दावत दी, शिबली फराज साहब को दावत दी कि प्रोग्राम में अपना मौक़िफ़ दें। कोई नहीं आया, प्रोग्राम में भी शामिल करते हैं। IMF के साथ हुकूमत के मामला तय पा गए हैं, मगर रवा माली साल में हुकूमत ने 12,970 अरब रुपए टैक्स जमा करना है, जो गुज़िश्ता साल के हदफ से 38% ज़्यादा है। IMF चाहता है कि ज़राअत के शोबे और ताजिरों को टैक्स नेट में लाया जाए। इस हवाले से सूबाई हुकूमतों ने IMF को यकीन दहानी कराई थी कि वो ज़रूरी टैक्स की वसूली में बेहतरी लाएंगे, मगर इस हवाले से अब तक तफसीलात सामने नहीं आई हैं। साथ ही FBR ने ताजिरों को टैक्स नेट में लाने के लिए ताजिर दोस्त स्कीम का दायरा 42 शहरों तक बढ़ा दिया है। द न्यूज़ में मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मंजूरी से FBR ने ताजिर दोस्त स्पेशल रूल्स 2024 का दायरा 6 शहरों से बढ़ाकर 42 शहरों तक फैला दिया है, जिसके तहत दुकानों की मार्केट वैल्यू के मुताबिक रिटेलर्स के लिए 100 से 10,000 रुपये माहाना तक फिक्स टैक्स मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा मुश्ताक घुमन की खबर के मुताबिक हुकूमत मुल्क भर में बिजली के लाखों लाइफलाइन कंज्यूमर्स के लिए सब्सिडी को हतमी शक्ल दे रही है। ये सब्सिडी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए दी जाएगी। इस प्लान को हतमी मंजूरी के लिए वफाकी काबीना के सामने पेश किया जाएगा। खबर के मुताबिक पावर डिवीजन ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ताउन से बिजली सब्सिडी प्रोग्राम को नाफिज करने की तजवीज़ दी है। इस इक़दाम का मकसद अनटारगेटेड सब्सिडी को टारगेटेड बनाना है ताकि मुस्तहिक सारिफीन की मदद हो सके, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अहल ख़ानदानों की शनाख्त में पावर डिवीजन की मदद करेगा। इसके अलावा वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 3 रोज़ा दौरे पर चीन जा रहे हैं। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना 15 अरब डॉलर्स के कर्ज की रीशेड्यूलिंग पर बात करेंगे। चीन से तवानाई के सर्कुलर डेट से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। कर्ज की रीशेड्यूलिंग के लिए पाक चीन मुश्तरका वर्किंग ग्रुप भी कायम किया जा सकता है। चीन के तवानाई के सर्कुलर डेट का हजम तकरीबन 500 अरब रुपये है। IMF ने चीन को वाजिबुल अदा कर्ज की 3 साल के लिए रीशेड्यूलिंग की शर्त आयद कर रखी है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर से। मेहताब बहुत शुक्रिया, तो आपकी खबर उस पर भी बात करेंगे, मगर चीन से क्या तवक्का कर रही है हुकूमत, ज़ाहिर है क्योंकि बहुत ज़्यादा बात हो रही है चीन के कर्जे के हवाले से, कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जो इस टाइम 2 इश्यूज़ हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो जो चाइनीज़ IPPs का डेट है जो कि 2036 तक 15.4 बिलियन डॉलर्स जो है वो पाकिस्तान ने अदा करने हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ पावर डिवीजन प्रपोजल्स लेके जा रहे हैं, और उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रपोजल है वो ये है कि ये जो 2036 तक का पीरियड है इसको 5 साल के लिए इसकी डेट रीपेमेंट पीरियड को जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाए, यानी 2036 के बजाय 2041 तक हो। इसमें ओवरऑल जो इसकी कॉस्ट है वो तो बढ़ जाएगी, कोई तकरीबन 1.2 बिलियन डॉलर्स बढ़ तो जाएगी, लेकिन ये स्टैगर हो जाएगी। और स्टैगर होने के नतीजे में जो वर्किंग दोनों मिनिस्ट्रीज़ ने की है उस वर्किंग के तहत अभी फौरी तौर पर 2 से 3 रुपए पर यूनिट जो कॉस्ट है उसमें कमी आ सकती है। लेकिन इसमें बड़े सारे इफ्स एंड बट्स हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि सबसे पहले तो G2G जो है वो कायल करना पड़ेगा चाइनीज़ साइड को। अगर वो कायल हो जाते हैं तो फिर जो चाइनीज़ IPPs हैं जिनकी तादाद 20 से 21 प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में लगे हुए हैं, उन हर IPP के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको ऑल्टर करना पड़ेगा, उसके अंदर तब्दीली करनी पड़ेगी,
और ये काफ़ी टफ निगोशिएशंस होंगे और इतने जल्दी नहीं हो सकेंगे। लेकिन सबसे पहला मरहला तो ये है कि ये गवर्नमेंट जा रही है और रिक्वेस्ट करने जा रही है कि कम से कम G2G जो है वो किसी मैकेनिज़्म पे जो है वो उनसे एग्रीमेंट जो है वो किया जाए। तो इस हवाले से ये मुज़ाकरात जो है वो खासे क्रूशल हैं और ये एक ऐसे वक्त में है कि जब हमारे IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है और ये तवक्को की जा रही है कि IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है बाय एंड ऑफ अगस्त इसको अप्रूवल देगा। लेकिन उससे पहले हम चाइना के पास जाके एक स्टैगर करवाने की जो हमारा IPPs का डेट है उसकी कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो पांडा बॉन्ड है उसकी लॉन्चिंग भी फेडरल हुकूमत चाहती है कि इस फाइनेंशियल ईयर के दरमियान हो। और ऑफ कोर्स डिपॉजिट्स तो आपको पता है कि चाइनीज़ का है, इसीलिए कि चाइनीज़ का ओवरऑल जो इस टाइम बायलैटरल डेट है वो सबसे बड़े बायलैटरल क्रेडिटर्स हैं पाकिस्तान के, जिनका जो कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं वो ये है कि 35 से 37 बिलियन डॉलर्स जो है वो चाइना का ओवरऑल जो लोन का साइज़ है वो है। तो इसमें जो चाइनीज़ IPPs का डेट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो नेक्स्ट विजिट है उसमें इस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा बातचीत होगी। मतलब और ज़ाहिर आपकी खबर है कि 42 शहरों तक रिटेलर्स के ऊपर टैक्स का जो दायरा कार है वो फैला रहे हैं, IMF को दिखाने के लिए कर रहे हैं या हतमी तौर पर अभी एक ऐसा प्लान है जिस पर अमल दरामद भी होगा, टैक्स रेट भी बढ़ेगा, टैक्स भी ज़्यादा इकट्ठा होगा? देखिए IMF को जो एस्टिमेट्स फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने दिए हैं वो 50 बिलियन रुपीस के हैं जो इस साल कलेक्ट करने हैं। पाकिस्तान में जो अभी लेटेस्ट पॉपुलेशन सेंसस आया है उसमें आपको पता है कि इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है उसका डेटा भी अवेलेबल है। तो जो लेटेस्ट सेंसस है उसके मुताबिक कोई 3.1 मिलियन रिटेलर्स की तादाद है पूरे मुल्क के अंदर। अभी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जो 6 शहरों में पहले एक ताजर दोस्त स्कीम शुरू की गई थी उसका दायरा कार 42 सिटीज़ के अंदर बढ़ाया गया और जो बुनियादी उसके अंदर बात की गई है कि मुख्तलिफ शहर की मुख्तलिफ मार्केट्स जो हैं उनकी वैल्यूएशन जो है वो FBR ने डिटरमिन की है। तो जो बिल्कुल छोटी दुकानें हैं उनसे तो 100 रुपया पर मंथ जो है वो वसूल किया जाएगा। इसकी प्रपोजल जो है वो 10,000 तक है, लेकिन कुछ शहर की कुछ मार्केट्स ऐसी हैं जिनसे 20,000 और कुछ मार्केट्स से 30,000 जो अभी फाइनल नोटिफिकेशन FBR ने, चूँकि रात को काफ़ी लेट जो है वो SRO हुआ और वो उसके सफ़ात जो है वो कुछ 600 से ज़्यादा सफ़ात पे मुश्तमिल था, तो अभी जो उसको अपलोड किया है तो उसमें कुछ 30,000 भी कुछ मार्केट्स के ऊपर जो है वो फिक्स टैक्स लगाया गया है। अब ये हुकूमत की रेट के ऊपर इस्टेब्लिश करता है डिटरमिन कि हुकूमत किस हद तक रिटेलर्स को टैक्स रेट के अंदर लाने में कामयाब होती है और किस हद तक उनसे टैक्स वसूल करती है। पिछले 25 से 30 साल में जितनी स्कीम्स आई हैं वो सारी की सारी नाकाम हुई हैं। इस दफ़ा कुछ पैराडाइम शिफ्ट करना पड़ेगा और इस स्कीम को कामयाब करने के लिए हुकूमत को अपनी रिट को जो है वो इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। मैं तफसीलात बता रहे थे आज के प्रोग्राम में। तहिरात दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।